नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आपने गुलामगिरी का नाम जरूर सुना होगा। गुलामगिरी जो महात्मा फुले की अद्भुत रचना है, और उस गुलामगिरी को पढ़कर देश दुनिया के और खासकर भारत के युवाओं ने इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बड़ा सपना पाला, और कई युवा उस बेड़ियों से मुक्त होने के ओर निकल पड़े। उसी महात्मा फुले के जीवन पर एक फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है फूले। अनंत महादेवन उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन इसके पहले की फिल्म बाजार में आए, उस फिल्म पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। फिल्म की कथा पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, और उनके फिल्म से कई दृश्य को, कई विजुअल को हटाने की मांग की जा रही है। मांग, महार, पेशवाई जैसे जो विजुअल्स हैं, खासकर इस विजुअल को हटाने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही जिस तरह फिल्म में 3000 वर्षों का शोषण की बात की गई है, उस पर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। और एक दृश्य और, जिस दृश्य में महात्मा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ती हैं और उन पर गोबर फेंका जाता है, वह दृश्य भी लोगों को सुपाच्य नहीं है। सामना में एक विशेष आलेख निकलता है, और सामना में यह दावा किया जाता है कि जो देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम हैं, और जो दूसरे ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, वह नहीं चाहता कि महात्मा फुले का जो संघर्ष है, उनका जो वो बैठा है, उनका जो जीवन संघर्ष है, वह सामने आए, और यहाँ के जो दलित, वंचित और दूसरे जो आदिवासी समुदाय हैं, उससे प्रेरणा ले सकें और वे अपनी मुक्ति के राह खोल सकें। इस वक्त हमारे साथ फिल्मकार, युवा फिल्मकार कहना बेहतर होगा, दीपक बाड़ा जी हैं। कई फिल्मों इन्होंने निर्देशित की है। अपनी फिल्म के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन इस फिल्म के विवाद का जड़ क्या है, और इस विवाद के पीछे की साजिश क्या है, आज दीपक बाड़ा जी आपके सामने उसकी परतों को खोलेंगे। दीपक बाड़ा जी, बहुत बहुत जोहार। भारत में एक बार फिर से नमस्कार। आप पहले भी मिल चुके हैं। फिल्म में तो विवाद होते रहते हैं। आपने केरला फाइल देखा, कश्मीर फाइल देखा, रशियन फाइल देखा, दिल्ली फाइल देखा, तमाम फाइलें आ गई। और जब ये फाइलें आ रही थी, तो यहाँ का जो सत्ताधारी या कहे शासक वर्ग जो है, जिनके हाथों में लंबे समय से सत्ता रही है, वह जश्न मना रहा था। आज जब महात्मा फुले पर एक फिल्म आ रही है, तब एक संताप की स्थिति उस तरफ दिख रही है। ऐसा क्यों है? एक तो मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे हम लोग भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इतिहास की ओर हम लोग पीछे लौट रहे हैं, ऐसा दिखने को प्रतीत होता है। आज जो फिल्म बनाने की जो कला है, वो कला निखरती जा रही है। अच्छा, फिल्म बनाने की कला निखरती जा रही है। बिल्कुल निखरती जा रही है, और साथ साथ में जो कहानियां हैं और उनका जो एक्यूरेट जो पोर्ट्रेयल है, वो भी फिल्मों में एक महत्वपूर्ण डिमांड बन गया है। अभी देखिएगा कि तमाम दुनिया में कई एक देशों में ऐसा नहीं है कि हर एक देश का इतिहास गुलाबी गुलाबी सा है। नहीं, गुलाबी किसी देश का इतिहास, किसी का देश का इतिहास नहीं है। वहां समुदाय आपस में लड़े हैं, कटे हैं, मरे हैं, एक ने दूसरे का शोषण किया ही किया है। लेकिन आज जब लोग उसको अकादमिक रूप से उन कहानियों को फिल्मों में देखना चाहते हैं, तो पूरे विश्व में उसके लिए जगह है। लेकिन भारत में अभी भी जो लोगों के बीच में खास करके जिसको बोलते हैं कि अकादमिक स्वतंत्रता, वो तो भारत में अभी एकदम नीचे नीचे जा ही रही है। तो फिल्म जिसमें नीचे नीचे जा रही है, तात्पर्य क्या है कि यह 10-15 वर्षों में नीचे गई या पहले से ही गर्त में थी? देखिए, भारत एक अलग ही लेवल पे, पूरी दुनिया से अलग ही लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर राजनीति, शिक्षा, सम्मान से लेकर के हर चीज जातिवाद पे ही आधारित है। जातिवाद एक सच्चाई है समाज की, 100% सच्चाई है। और ये जो खास करके जो फुले फिल्म है, वो कहानी है कमजोर
वर्ग के लोगों के संघर्ष का कहानी है। और इस कहानी को ऐसी बात नहीं है कि ये जो फिल्म अभी आपका अनंत महादेवन ने जो स्वयं एक ब्राह्मण फिल्मकार हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण फिल्मकार है। बिल्कुल। और वो कह भी रहे हैं कि हमारी ये जो फिल्म है एकदम एक्यूरेट, इतिहास की दृष्टिकोण से एकदम एक्यूरेट फिल्म है। लेकिन इसको विरोध कर रहा है ब्राह्मणवादी संगठन और उसका साथ दे रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आप एक जुमला हमेशा बोला करते हैं, शिकारी की नजर में, क्या था एक जुमला? हाँ, वो इस तरीके का कुछ था कि मैं बात कर रहा था कि सिनेमा हो तो किसके नजरिए से हो? हाँ। दलित विषय पे अगर सिनेमा बने तो दलित के नजरिए से बनना चाहिए। हाँ। अब वही बात है कि शिकार की कहानी शिकारी के नजरिए से आप कैसे समझोगे? उसका तो पूरा मापदंड ही अलग हो जाएगा ना। तो अभी तक भारत में जो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, फिल्म, ये सभी में ऊंची जाति के लोगों का भरपूर कब्जा रहा है। और खैर ये तो मुख्य धारा की सिनेमा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे दलित फिल्म मेकर हैं जो दलित समाज की व्यथा को आज के संदर्भ में भी और ऐतिहासिक संदर्भ में भी हमेशा से अपनी फिल्मों के माध्यम से उठाते आए हैं। तो उनकी चर्चा नहीं होती? उनकी चर्चा होती है हमेशा। जब भी इस तरीके की फिल्में आती हैं जो कि दलितों के ऊपर में शोषण हो रहा है या हो रहा था, इसकी बात होगी तो कौन कर रहा था शोषण, इसकी तो बात होगी। अभी जिनको अपना इतिहास भले ही काला हो लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमारा इतिहास में हमने कोई गलत किया है, वो झूठा तसल्ली और झूठा गर्व अपने समाज में रखना है, तो मेरे ख्याल से संविधान के हिसाब से वो लोग गलत काम कर रहे हैं। तो शायद यही कारण है कि पेशवा शब्द, महार शब्द जैसे शब्दों को हटाने के, दृश्य को, विजुअल को हटाने की बात हो रही है। 3000 वर्षों का शोषण को स्पेशल निर्देश दिया जा रहा है कि इसे हटाया जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ फिल्में ही नहीं, अभी आप देखिए ना, इतिहास के भी आर्कियोलॉजी हर जगह डिपार्टमेंट में इतिहास को ही बदलने की बात हो रही है। अच्छा। और ऐसी जगह पर अगर इस तरीके का प्रयास हो रहा है कि अभी तक जो सटीक इतिहास है उसको लेकर के फिल्म बनाई जाए, तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, अकादमिक नजरिए से इन फिल्मों को देखना चाहिए, न कि उसको राजनीतिक नजरिए से। लेकिन भारत में पिछले 10 साल में सिर्फ राजनीतिक ही नजरिए से फिल्में बन रहे हैं। जो आप कह ही रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फाइल खोल रहे हैं ये लोग। तो इन सारी फिल्मों में जो कि राजनीति से प्रेरित है, इन सारी फिल्मों में आप देख रहे हैं कि एक तरीके के समुदाय को हमेशा उनको दानव और दैत्य बनाया जा रहा है ना, उनको नेगेटिव रूप में। एक पूरे देश की जो चेतना है उसमें खास करके एक वर्ग और एक समुदाय के लोगों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो ऐसे समय में इस तरीके का जो फिल्म जो फूले है, जो निकल के चला आता है और फिर से सवाल करने को मजबूर करता है कि क्या हमारा समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर हुआ है कि नहीं, ऐसे जो सवाल है उनको जगह नहीं देना इसके विरोध के पीछे का उसको लगता है कि मुख्य कारण है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि ये जो सोसाइटी है, जैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता जिनके हाथों में लंबे समय से सत्ता रही है, सत्ताधारी समूह है, वह महात्मा फूले से इतनी डरी हुई नजर क्यों आती है? ये दलित चिंतकों से, चाहे वो फूले हो, पेरियार हो, है ना, इससे तो इस तरीके के जो संगठन है जो कि जातीय श्रेष्ठता के ऊपर में आधारित है, उनको तो हमेशा से दिक्कत रही है। अभी भी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों, दलितों के ऊपर में क्रूर से क्रूर व्यवहार हो रहा है, जिसको हम हिंदी पिट्टी बोलते हैं। वहीं से पेशाब पिलाने वाला दृश्य भी सामने आया था। पेशाब पिलाने वाला दृश्य सामने, अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर देखिए कई बच्चियों का, महिलाओं का, दलित बच्ची और महिलाओं का बलात्कार हुआ है और वो सुर्खियां बनी है। लेकिन पता नहीं देश के लोगों की चेतना या फिर इतने चुपचाप क्यों है। और दलितों के नजर से फिल्म शायद अभी इतना स्वीकार्य भारत में नहीं हुआ है। और दलित विषय पे दलित के नजरिए से अगर कोई फिल्म बनती है तो इसी तरीके से उसका प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
ये जो फुले फिल्म आ रही है, महात्मा फुले के जीवन की ये जो कहानी है, इसको श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज में भी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से चित्रण किया था। और हम पहले भी उस कहानी को देख चुके हैं। कमोबेश सभी जानते हैं कि ऊंचे कास्ट के, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो शोषण हमेशा से होता रहा है दलित समाज का, जो कमजोर वर्ग, वर्णीय शोषण हुआ है। बिल्कुल। तो फुले की कहानी कहीं न कहीं जाकर के दलितों के अधिकार को आगे सामने रखती है। और जब अधिकारों की बात होने लगती है तो फिर से वही वन व्यवस्था के अंतर्गत में जो गुट बने हुए हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तो ऐसे ही संगठन इनका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अगर विरोध करना रहता कि अगर सिर्फ एक ही नजरिए से फिल्म बन रही है तो कश्मीर फाइल्स का भी होता, ताशकंद फाइल है, चावा है, बिल्कुल, आपका केरला स्टोरी है, केरला स्टोरी है, ये सारी फिल्में का कहानी तो एक ही जैसा है कि किसी न किसी समुदाय को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि महात्मा फुले दलित जो विमर्श है भारत में, उसके महानायक हैं। और अंबेडकर, फुले ये नाम साथ में लिए जाते हैं। जी 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 जी। तो इसलिए राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो दलित उत्थान के का जो संघर्ष है, उसमें जिस तरीके से फुले साहब बड़े किरदार थे, आज के समय में जब ये कास्ट और भेदभाव फिर से गहरा होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर इस फिल्म का चले आना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अफसोस कि इसको सेंसर बोर्ड में रोका जा रहा है और तमाम बहस हो रहे हैं फिल्मकारों के द्वारा भी जो इसके पक्ष में है, और ऐसे भी फिल्मकार हैं जो इसके विपक्ष में हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म जिन्होंने बनाया है वो स्वयं ब्राह्मण है, और उनका कहना है कि ये फिल्म इतिहास में जिस तरीके से फुले स्थापित हैं उसको एक्यूरेटली, सटीकता से ये फिल्म बताती है। वहीं ब्राह्मणवादी जो संगठन है या फिर इस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई ब्राह्मण की छवि को ऐसे धूमिल किया जा रहा है ना? जी जी। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, अभी शिकारी की नजर से शिकार की कहानी कब तक आप कहिएगा, शिकारी के नजर से शिकार की कहानी कब तक कहिएगा, है ना? माने यहाँ के जो दलित हैं, आदिवासी है, पिछड़े समुदाय के, जो वंचित समुदाय का लोग है, उसकी कहानी अब उसी के नजर से सामने आनी चाहिए। पर इस फिल्म में भी तो देखते हैं कि जो डायरेक्टर हैं वो तो ब्राह्मण है। जी, अभी हमारे दलित डायरेक्टर लोग भी खूब है दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र में दलित सिनेमा का बड़ा नैरेटिव है। नागराज मंजुले जो कि महाराष्ट्र से है और दलित सिनेमा के अग्रणी व्यक्ति है, और उन्होंने भी बहुत बेहतरीन दलित विषयों पे फिल्म बनाई है। फैंड्री उसमें से एक बेहतरीन फिल्म है जो कि दलित के नजर से दलित की कहानी को कैसे देखा जाता है। कितना ही बढ़िया होता है कि फुले ये जो सिनेमा है किसी दलित ने बनाई होती है। तो हो सकता है कि ये विरोध कम ना होकर के कहीं और ही ज्यादा किसी और ही रूप में, या उसकी तीक्ष्णता जो है, जिस फिल्म की तीक्ष्णता है, इस फिल्म की जो आग कहिए, वो और भी प्रखर होता। बिल्कुल, क्योंकि दर्द को, दूसरे के दर्द को झेलना और दर्द को महसूस करना, सहानुभूति और समानुभूति में तो अंतर होता ही है। 100%। आदिवासी सिनेमा का भी यही हाल है कि आदिवासी विषयों पे ऊंचे जाति के लोग और सेकेंड हैंड की कहानियां सुन करके वो लोग आदिवासी विषयों के ऊपर भी फिल्में बना रहे हैं, और आदिवासी कहानियों को ही बड़े पर्दों पे भी या छोटे पर्दे भी, टीवी भी कह लीजिए, उसमें कहानियों को ही विकृत कर रहे हैं। तो खैर, लेकिन ये तो अलग धारा में चले जाता है ये पूरा डिस्कशन। लेकिन फिर भी अभी भारत देश में जो फिल्म सेंसरशिप का जो बोर्ड है, जिसको बोलते हैं CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो हमेशा से
सिर्फ इसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसे हमेशा से राजनीतिक पार्टियों, इसी तरीके के जातिवादी संगठनों से हमेशा आ, आ, घिरा रहा है सीबीएफसी। आज का विवाद नहीं है। हमने भी पहले फिल्म बनाई थी नक्सलवाद के ऊपर में भी, तो उस वक्त भी हमें फिल्म बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत मैंने आपको भी संघर्ष से जुड़ना पड़ा है, करनी पड़ी है, क्योंकि ये जो सरकार का जो विंग है, जो फिल्म को सर्टिफिकेशन देता है कि कहाँ दिखाने लायक है या कहाँ नहीं, तो इससे अक्सर संवेदनशील विषयों पे जो फिल्म बनाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए जो वास्तविकता की ओर झांकती हुई जो फिल्मों के ऊपर में जो काम करते हैं, उनके लिए सीबीएफसी थोड़ा सा कठिन होता है। तो एक तरीके से भारत में फिल्मकारों के बहुत सारे समूह हैं, और कुछ समूहों का मानना है कि सीबीएफसी को तो हटा ही देना चाहिए, मैंने उसकी अब उपयोगिता नहीं रहेगी, उसकी अभी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो उनके साथ साथ मेरा भी यही मानना है कि ये फिल्म बोर्ड, सीबीएफसी, ये सारी चीजें अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित करती है, बजाय इसके कि नैतिकता के आधार पे, फिल्मों का एक्यूरेसी के आधार पे, शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पे फिल्मों का आकलन होना चाहिए। हम बहस करके भी हम अपने इतिहास को मिटा तो नहीं सकते हैं, और जो चीज जैसा रहा है उस चीज को उसी तरीके से देख के, समझ के, अध्ययन करके ही हम आगे बेहतर समाज की। मूल विवाद तो इसी दृष्टि की है ना, कोई घटना इतिहास में होती है, एक विशेष कालखंड में होती है, तो आपकी दृष्टि उसे देखने का कुछ होता है, हमारी दृष्टि कुछ होता है, किसी और का दृष्टि, इसी दृष्टि की तो लड़ाई है। अब एक चीज बताते हैं आपको, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल, केरला फाइल, ये सारी फिल्में आती हैं। आप देखते हैं कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या विशेष राजनीतिक सत्ता से जुड़े लोग उस फिल्म को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े हस्तियां सिनेमा हॉल में जाते हैं, उस फिल्म को प्रचार प्रसार करते हैं। क्या महात्मा फुले पर एक फिल्म आ रही है, महात्मा फुले को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की औपचारिकता करने वाले, मैं श्रद्धा सुमन की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी औपचारिकता का निर्वाह करने वाले एक तमाम राजनेता हुए हैं। क्या वे राजनेता अब महात्मा फुले के जो फिल्म पर जो फिल्म आ रही है उसको प्रमोट करेंगे? देखिए, भारत की राजनीति हमेशा से जाति व्यवस्था के अधीन ही चली है। यहाँ आज भी आप देख ही सकते हैं कि सत्ता किनके हाथ में होती है। हमेशा ऊंचे वर्गों का ही रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहता है, या फिर अगर कमजोर वर्ग के आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके ऊपर भी लगाम ऊंची जाति के लोगों का होता है। तो भारत की राजनीति इसी तरीके से चल रही है, और अभी जो पार्टी केंद्र में शासन कर रही है उसकी तो विशेषता ही है कि वो खुल करके जातिवादी व्यवस्था के रूप के समर्थन में वो आती है। और बिल्कुल अगर हम दलित और वर्चस्ववादी जो वर्ग है उसके बीच में एक जगह तलाशने की कोशिश करेंगे, या फिर दलितों की बात को ढंग से रखने की कोशिश करेंगे, या उनकी कहानियों को तथ्य के आधार पर रखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पूरा नेक्सस है, फिल्म, इंफॉर्मेशन और राजनीति के बीच का नेक्सस, कैसे वो वोट की फसल को उगाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जाकर के जो सत्तारूढ़ दल है या पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं से आपत्ति है। उनकी जो राजनीति है वो इससे प्रभावित, कमजोर होने का उनको खतरा है। कहने का इशारा है कि जैसे जैसे महात्मा फुले का संघर्ष सामने आएगा, उसका संघर्ष यहाँ के वंचित समाज को मालूम होगा, उनकी चुनौतियां मालूम होगी, उनका जीवन दर्शन, उनका फिलोसफी सामने आएगा, तो ये यहाँ का वर्चस्ववादी समूह है उसकी सत्ता हिलती नजर आएगी। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि इनकी फिल्म जो है प्रचार प्रसार पाए। पर मेरा सवाल दूसरा है, यहाँ एक बड़ा धड़ा है जो बहुजनवादी नेताओं का है। अब अखिलेश यादव से लेकर के तेजस्वी यादव से आगे बढ़े तो यहाँ हेमंत सोरेन और कई राजनेता हैं जिन्हें, क्या ये राजनेता खुद नीतीश कुमार को भी मान सकते हैं इसमें हम? यदि वो सत्ताधारी दल या उस सामाजिक समूह के लोग अपनी फिल्मों के लिए टैक्स फ्री कर सकते हैं, तो क्या हेमंत, तेजस्वी
या नीतीश कुमार के हैं, जिनकी सरकार है अभी, ये इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे या करनी चाहिए? देखिए, टैक्स फ्री किस हिसाब से फिल्म होनी चाहिए, इसका अंदाजा लगाना तो अभी मुश्किल है कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए भी कि नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो कि अभी हाल फिलहाल 10-12 वर्षों से देखने को मिल रहा है, कि सत्ता मीडिया का बहुत बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो सत्ता मीडिया का बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, ये आपके शब्द हैं? हाँ जी, मेरे शब्द हैं, और बहुतों को इससे इत्तेफाक भी होगा। आप देख सकते हैं कि मीडिया में किस तरीके से कब नैरेटिव बनाया जाता है, फिल्मों को कब प्रमोट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। रिलीजिंग का भी टाइम होता है, रिलीजिंग का भी टाइम होता है। आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाइएगा तो 90 के दशक में या फिर उससे पहले तक सिनेमा में मुख्य किरदार जो होता था या फिर मुख्य कहानी जो होती थी, वो गरीब लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 90 के बाद सिनेमा बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी हवेली, है ना, सेलिब्रिटी, इस तरीके की बड़ी कहानियां, या फिर एक फॉल्स दुनिया, जो कि वास्तविक रूप से भारत का समुदाय ऐसा नहीं है ना, तो या है तो उसका भारतीय समाज का 2 से 3% हिस्सा। बिल्कुल, लेकिन मूल बात यही है कि गरीब और वंचित वर्गों की कहानियां आनी लगभग बंद हो गई है। आप देखिएगा कि गरीबों की कहानी उसके बाद से हाल फिलहाल में कौन सी आपको दिखती है? कोई अमेरिका से आकर के किसी डायरेक्टर ने फिल्में बनाई होगी भारत के विषय पे, तो उनकी ही कहानियां थोड़ी गरीबों के जैसी थी। लेकिन भारत की फिल्में लगातार पिछले 5, 7, 10 सालों से लगातार माइथोलॉजी की बात कर रही है ना, लगातार धर्म की बात कर रही है, लगातार विशेष समुदाय के लोगों को समाज से अलग थलग करने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जा करके ये सारी फिल्में, जो मौजूदा राजनीतिक जो सत्ता है, उसकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, या फिर उसका जैसा इतिहास रहा है, उसी इतिहास को आज साकार करने, उसी एजेंडा के तहत ही फिल्में भी रिलीज हो रही है। रामायण के ऊपर में मनोज मुंतशिर जो अभी इस फिल्म का बहुत विरोध कर रहे हैं, स्वयं ब्राह्मण है, तो इसका फुले फिल्म का विरोध कर, मनोज मुंतशिर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।